हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 20 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे पिछले साल। और ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही नहीं, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। पहले की तुलना में अगर मैं बात करूँ तो जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा डीप हो गए हैं। तो थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेकर के चलिए आगे के एग्जाम्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वैदिक आर्य थे वो सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। तो 7 नदियों में से एक नदी है झेलम। इसका प्राचीन नाम क्या है? अब सोचिए कितना डीप में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। आप यही सोचेंगे कि पूछ सकता है कि वैदिक आर्य कहाँ रहते थे, सब सिंधु में रहते थे, लेकिन यहाँ पे 7 नदियों में से जो झेलम है उसका प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। ये क्या है? तो इसका सही जवाब है वो है फोर्थ ऑप्शन, वितस्ता। प्राचीन नाम है वितस्ता। अगर मैं आपको बताता चलूं कि इन 7 नदियों के सबके नाम क्या हैं, तो इंडस से मतलब सिंधु नदी की बात हो रही है। जो झेलम है वितस्ता है। चेनाब जो नदी है वो अस्किनी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। पारुष्णी जो है वो रवि, जो आजकल नदी है ना, रवि नदी, उसके ऊपर है। इसी तरह जो ब्यास नदी है विपाश, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो ये है। इसी तरह सतलज नदी का नाम श्रुतोद्री है, और सरस्वती नदी, ये 7 नदियों को मिला करके ये बनता है सप्त सिंधु का क्षेत्र। तो सबके नाम मैंने लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपको सारे दिख रहे थे। और यहाँ पे अगली बार पूछ ले कि भाई सतलज का ओरिजिनल नाम क्या था, तो पता होना चाहिए अगर सवाल आए तो। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लिखा गया है कि जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब चोल प्रशासन जो है, उसमें जो जनसमूह होता था जिसमें ब्राह्मण लोग रहते थे मुख्यतः, उसको क्या कहा जाता था? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये जैसे चोल डायनेस्टी से क्वेश्चंस पूछा जाता है, अलग अलग इनके, जैसे यहाँ पे उर लिखा है, खिलिया लिखा है, नगरम लिखा है, सभा लिखा है, सब पता होना चाहिए कि उस समय इनको किसके लिए ये यूज़ किए जाते थे। फिलहाल बात करें क्वेश्चन की, तो इसका भी आंसर क्या है? फोर्थ वाला ही है। सभा कहते थे ब्राह्मणों के जनसमूह को, जहाँ पे ब्राह्मण रहते थे। तो बाकी की भी बात कर लेते हैं। बाकी क्या है? जैसे ये उर है, तो ये क्या होता था? जो कॉमन विलेजर्स हैं, मतलब आम जो ग्रामीणवासी होते थे, उनकी जो असेंबली होती है उर कहा जाता था। खिलिया जो है ये एक मिलिट्री यूनिट होती थी जिसमें 100 सोल्जर्स होते थे, ये कहा जाता था। नगरम कहते थे ऐसी असेंबली को जिसमें मर्चेंट या ट्रेडर्स होते थे, आर्टिजन्स होते थे, उसको नगरम के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? तो टाइगर लीजन बात करें या फिर फ्री इंडिया लीजन की बात करें, इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस लीजन की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी जर्मनी में। जर्मन सरकार की मदद से इसकी स्थापना करी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और इस लीजन में जो वॉलंटियर्स थे वो कौन से थे? जो भारतीय कैदी थे या फिर जो यूरोप के प्रवासी लोग थे, भारतीय जो थे, वो सब इसके क्या थे? इसके मेंबर्स थे फ्री इंडिया लीजन के। अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रैयतवारी जो सिस्टम है रेवेन्यू का, जो इंडिया में कलेक्शन होता था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। वो किसके सिद्धांत पे बेस्ड था? मतलब जो रैयतवारी प्रणाली थी अंग्रेजों ने जो शुरू करी थी, वो किसकी थ्योरी पे बेस्ड था? तो इसका सही जवाब है, ये है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इकोनॉमी से सवाल है, लेकिन ये हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, इसको किसके कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था? तो उस समय कौन थे? तो मद्रास के गवर्नर थे सर थॉमस मुनरो, उनके द्वारा इसे लागू किया गया था मद्रास और बॉम्बे के लिए। असम के लिए भी ये लागू था। इसमें क्या था कि जो किसान या जो खेतीहर होते थे, उन्हीं को भूमि का मालिक माना जाता था। उनके पास मालिकाना हक होता था, वो ज़मीन बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, उपहार में गिफ्ट कर सकते थे। इस तरह की जो जमींदारी थी रैयतवाड़ी, इसमें किसी भी तरह कोई बिचौलिया नहीं था, मतलब मिडिल मैन नहीं था जमींदारी प्रथा की तरह। जमींदारी में क्या होता था कि एक जमींदार होता था, वो फिर किसानों से जो लगान होता था वह वसूलता था और फिर आगे अंग्रेज़ों को देता था। इसमें मिडिल मैन नहीं था। इसमें सरकार डायरेक्ट जो है किसानों से जो रेंट है वो वसूलती थी। इसमें यह भी सिस्टम था कि अगर आप रेंट नहीं, इसमें एक फिक्स, इसमें जो रेंट था वो उसका जो रेट था वो ज़्यादा था। 50% जो है ड्राई लैंड के लिए, 60% वेट लैंड के लिए था, मतलब काफ़ी रेंट था। और अगर आप इसको जमा नहीं करा पाते थे
तो जो ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश थे वो आपकी ज़मीन को, या जो नहीं जमा करा पा रहा है उसकी ज़मीन को हथिया लेते थे। तो इसीलिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा लोगों को कष्टदायी भी लगा था। और रिकार्डियन की जो थ्योरी ऑफ रेंट थी उसको लेकर के एक कोट भी बहुत फेमस है, मतलब इनकी जो थ्योरी थी रेंट की उसके लिए, कि कॉर्न इज़ नॉट हाई बिकॉज अ रेंट इज़ पेड बट अ रेंट इज़ पेड बिकॉज कॉर्न इज़ हाई। मतलब कि जो मकाई ले लीजिए कि उसके बारे में बात करें कि उसकी जो कीमत है वो इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसके उगाने के लिए जो ज़मीन ली गई है वो रेंट पे ली गई है और रेंट पे किया जा रहा है इस वजह से, बल्कि मक्के की जो कीमत है हाई है इसीलिए रेंट पे किया जा रहा है। तो इस थ्योरी पे रिकार्डियन थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रेंट थी। ये इसका एक कोट है फेमस, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया कि आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ लेगा, तो आपको पता रहना चाहिए किसकी थ्योरी के ऊपर ये आधारित कोट है। अगला क्वेश्चन लिखा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मृच्छकटिका। मृच्छकटिका लेखक के लेखक कौन थे? तो ये थे शूद्रक। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। शूद्रक की अगर बात करी जाए तो शूद्रक ने ये जो मृच्छकटिका लिखी 5वीं शताब्दी के आसपास इसको लिखा था। एक तरह का जो ये संस्कृत में लिखा गया एक ड्रामा था जिसमें कई सारे कैरेक्टर थे। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश इन बॉम्बे इन 1875। इनमें से कौन सा, अब देखो कैसा एकदम पिन पॉइंट सवाल है कि 1875 में इनमें से किसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ये भी बताना है कि बॉम्बे में ही जिसकी स्थापना हुई वो बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आर्य समाज, फोर्थ वाला ऑप्शन। आर्य समाज की स्थापना करी गई थी 1875 में बॉम्बे। किसने की थी ये भी पता होना चाहिए। तो इसको किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में आधारित जो बहुत सारे कुरीतियाँ हैं उनको लेकर के एक हिंदू सुधार आंदोलन शुरू किया था जिसके तहत आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। तो इस आर्य समाज की स्थापना का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। बॉम्बे में 1875 में। बाकियों के बारे में भी जान लीजिए कि बाकी जो है सत्यशोधक समाज किसने स्थापना किया था, अलीगढ़ मूवमेंट किसने किया था, ब्रह्म समाज किसने किया था, आ सकता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिराव फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में। और किसके लिए? ज़्यादा ये जो गर्ल्स या वुमेन हैं उनमें जो शिक्षा की कमी थी या उनको शिक्षित करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट की स्थापना करी थी। इसी के ऊपर आधारित अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे इनका जो अलीगढ़ मूवमेंट था उसका जो रीज़न था शुरू होने का वो ये था कि जो मुस्लिम समाज है उसमें मॉडर्न जो एजुकेशन है उनके एजुकेशन में जोड़ा जाए। और इसी तरह 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कहाँ पे? कोलकाता में। तो इन्होंने भी हिंदू समाज या हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी जैसे सती प्रथा थी या विधवा विवाह था उन सबको ख़त्म करने के लिए या इस तरह के और भी ये मोनोथिज़म को सपोर्ट करते थे ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे। तो ये इस सब के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। तो ये पता होना है। यहाँ पे देखिए 1875 में ही अलीगढ़ मूवमेंट भी था। तो अगर आपको सिर्फ ये ना समझ में आया 1875 पूछा जाता तो दो ऑप्शन सही हो सकते थे, लेकिन बॉम्बे में आर्य समाज था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में कौन हारा था? तो मेदिनी राय हारे थे। फोर्थ वाला ऑप्शन से किसने हराया था? बाबर ने हराया था। तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया था 1528 में। बस इतना ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लिखा, अ वेल्दी पर्सन इन अर्ली वैदिक पीरियड वॉज नोन एज, कि जो बहुत वेल्दी पर्सन होता था, पैसा वाला धनी व्यक्ति जो होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, प्रारंभिक वैदिक काल में, उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे गोमत। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। गोमत क्यों कहते थे? तो इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि गोमत शब्द की जो उत्पत्ति है वो गोमती से हुई। गोमती का मतलब क्या होता है? गायों को रखने या जिसके पास गाय होती हैं, तो वो गोमती से आता है। तो उस समय अर्ली वैदिक पीरियड में जिसके पास बहुत ज़्यादा गायें होती थी तो उसको बहुत धनवान व्यक्ति समझा जाता था। और वैसे भी देखा जाए, आपने अगर ऐसे प्री हिस्ट्री पढ़ रखी है कि पहले के समय में जिसके पास जानवरों की संख्या ज़्यादा होती थी तो वहाँ पे, क्योंकि उस समय वैसे जो करेंसी सिस्टम और वैसा काम करेगा नहीं, तो जो जानवरों की संख्या होती थी उसके आधार पे लोगों को धनवान और ये सब माना जाता था। तो गोमत कहा जाता था ऐसे लोगों को। यहीं पे दुहित्री का मतलब होता था डॉटर से, पुत्री से। तो अगर दुहित्री पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। गवेषणा तो मेरे ख्याल से शब्द ऐसा है नहीं। रवि का मतलब तो सूर्य से होता है। ठीक है। व्हेन वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन होम गवर्नमेंट, कि ऐसा कब किया गया
कि जब जो होम गवर्नमेंट थी भारत में, उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया के लिए, उसको उत्तरदायी बनाया गया भारत में। तो ये हुआ था 1858 में। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही। क्यों? 1857 में जब क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के बाद क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो वो अभी तक 1857 से पहले तक क्या था कि वो हमारे ऊपर शासन कर रही थी, उसकी जो शासन है उसको ख़त्म कर दिया गया और फिर डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन है उसका शासन लाया गया था। और इसी के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पद होता था गवर्नर जनरल का, है ना, उस पद की समाप्ति होने के बाद वायसराय का जो पद है उसको लाया गया था। तो ये जो है 1857 की क्रांति के बाद का ये निर्णय था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर जल्दी से जो कॉलोनी है छिन जाएगी, उनका ऐसा मत था। तो 1858 में फिर ऐसा उत्तरदायी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। डैश अनाउंस द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इनटू सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान, कि किसने अनाउंस किया था बाइफर्केशन, मतलब जो पूरा अखंड भारत था उसको दो पार्ट में तोड़ा गया था। ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो था, एक तो सेकुलर इंडिया बनेगा, दूसरा इस्लामिक पाकिस्तान बनेगा। तो ये घोषणा करी थी लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने, है ना। लुइस माउंटबेटन का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। इन्होंने घोषणा करी थी क्योंकि ये उस समय इंडिया के वायसराय थे, तो इन्होंने ये घोषणा करी थी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम और क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है 3 जून योजना। एक तो इसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, माउंटबेटन प्लान के 2 पार्ट में तोड़ा। 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है इसे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शैलेंद्र किंग जिन्होंने फाउंड किया था अपना जो एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया में 8वीं सेंचुरी एडी में, वो किसके फॉलोवर थे? तो जो शैलेंद्र किंग थे वो बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे। पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। तो इनका जो एम्पायर था वो साउथ ईस्ट एशिया में पूरा फैला हुआ था। आजकल के कई मॉडर्न देश वहाँ पे होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से देश हैं। जैसे सुमात्रा हो गया, बाली हो गया, वर्तमान समय का मलेशिया, थाईलैंड के कुछ हिस्से थे, और भी दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से थे। वहाँ तक इनका जो साम्राज्य है वो फैला हुआ था, शैलेंद्र साम्राज्य। ये वैसे जावा में स्थित था। जो शैलेंद्र राजा थे ये बुद्ध धर्म में भी जो महायान शाखा है ना उसके अनुयायी थे। आपको पता होना चाहिए बुद्धिज्म में 2 शाखाएं बटी थी, एक हीनयान था, दूसरा महायान था। तो ये महायान शाखा के अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा चाइनीज ट्रेवलर था जिसने इंडिया को विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के समय कौन आया था भारत? सबको पता है, वैन शांग आए थे। पहला वाला ऑप्शन सही है, ये चाइनीज ट्रेवलर थे। जो इनसे पहले फाहियान आए थे, फाहियान जब भारत की यात्रा पे आए थे तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी या मिस इंटरप्रेट हुई थी। तो उन सब चीज़ों का कहते नहीं कि जो ऐसी चीज़ें रह गई थी उनको फिल करने के लिए वैन शांग है वो भारत की यात्रा पे आए थे हर्षवर्धन के समय पे, और यहाँ की चकाचौंध देख करके वो बहुत अचंभित थे। तो वैन शांग को जुयांग ज़ैंग के नाम से भी जाना जाता है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। ये नाम भी इन्हीं का है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि अगली बार एग्जाम में इस नाम से आ जाए तो आप कहेंगे तो पढ़ाई नहीं कभी तक। और इन्होंने अपनी जो यात्रा है उसको एक टाइटल दिया था जर्नी टू द वेस्ट, सू यू की, इस नाम से अपनी जो किताब थी उसमें सारी चीज़ों का वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के जो एम्परर थे कृष्णदेव राय, उन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप विजयनगर के पास जो है बसाई थी नगलापुरम के नाम से। किसके बाद जो या किसके ऊपर ये जो नगलापुरम है इसको बसाया, नागलापुरम है इसको बसाया गया था? तो उन्होंने अपनी मदर के ऊपर कि ये जो टाउनशिप है इसको बसाया था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जब भारत आज़ाद नहीं होता उससे पहले ही जो पॉवर्टी लाइन है इसको किसने डिस्कस किया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम भी आपको पता होना चाहिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उस किताब का टाइटल है। इसी पुस्तक में इन्होंने पॉवर्टी लाइन का डिस्कशन किया था और इन्होंने बताया भी था लगभग 16 रुपये से लेकर के 35 रुपये के बीच में पॉवर्टी लाइन को ऐसा डिस्कस किया था कि इसके नीचे है तो व्यक्ति पुअर है या फिर गरीब है ऐसा करके, और इन्होंने जो बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको ध्यान में रखते हुए इस पॉवर्टी लाइन की बात करी थी। दादा भाई नौरोजी का एक और नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस नाम से भी जाने जाते हैं। ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल,
अंडर हुम वॉज सीपी इल्बर्ट लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल। कह रहे हैं कि किसके अंडर में जो सीपी इल्बर्ट थे वो लॉ मेंबर थे काउंसिल के, तो ये थे लॉर्ड रिपन। थर्ड वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। जो सीपी इल्बर्ट थे ये लॉ मेंबर थे और इनका जो बिल आया था इल्बर्ट बिल, उस पर बहुत बवाल भी हुआ था। इनका जो बिल था, होता क्या था कि पहले के समय में कि जो अंग्रेज़ थे पहले न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे, लेकिन उन न्यायालयों में या सेशंस जो कोर्ट होती थी उसमें केवल जो भारतीय होते थे केवल उन्हीं के ऊपर मुकदमा चलाया या ट्रायल किया जा सकता था। और अगर किसी अंग्रेज या यूरोपियन व्यक्ति के ऊपर ट्रायल करना होता था तो वो हायर कोर्ट में उसको जाना होता था। वहाँ पे जो सेशंस कोर्ट होती थी वहाँ पे ये मुकदमे नहीं किए जा सकते थे। तो ये सीपी इल्बर्ट थे, इन्होंने लॉ लाया और जो यूरोपियन थे या फिर जो अंग्रेज़ थे उनको भी जो सेशंस कोर्ट है उसके अंतर्गत लाया कि इनके ऊपर अब यहाँ पर भी ट्रायल हो सकेंगे। इसीलिए इनका जो बिल था इसका जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत विरोध किया था अपनी संसद में भी। तो ये लॉर्ड रिपन के अंतर्गत आते थे। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा विच अपीयर्ड इन 1957 आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। कि ये जो द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये जो किताब है, ये जो किताब है किसने लिखा था और ये जो किताब है प्रकाशित कब हुई थी, इसके लेखक की डेथ के बाद। तो इसे लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, Who was the first social reformer to view modern education as a vehicle for the spread of modern ideas in the country? कि कौन वो ऐसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने ये देखा कि आधुनिक शिक्षा से देश में आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो ये थे ब्रह्म समाज के स्थापक राजा राम मोहन राय। इन्होंने ये किया था कि भाई अगर आप आधुनिक शिक्षा लाएंगे भारत में तो उससे आधुनिक विचार फैलेंगे और उससे जो लोगों की सोच है वो और विस्तृत होगी। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की तो इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, उस समय का कलकत्ता आज के समय का कोलकाता, 1870 में हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था जो कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें डीके कर्वे की, सेकंड नंबर पे जो ये भी एक समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशस्त्रीकरण के लिए काम किया था और भारत में पहला जो महिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करी थी इन्होंने, डीके कर्वे ने। अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले की तो ये भी एक समाज सुधारक थी जिन्होंने लड़कियों महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया था और भारत में लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल है उसको स्थापित किया था इन्होंने। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोगों को बहुत ही पता होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा इन विच स्टेट द मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। कि जो मस्की इंस्क्रिप्शन है वो कौन से राज्य में लोकेट हुआ है या कहाँ पे स्थित है। तो ये है वर्तमान समय के कर्नाटका में। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है ना, अशोक द ग्रेट अशोक। तो उनका जो उन्होंने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस ऐसे लगवाए थे तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अगर हम बात करें इस मस्की इंस्क्रिप्शन की तो कर्नाटक के रायचूर जिले में ये एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे इसकी खोज हुई थी और ये 1915 में खोजा गया था। सी बिडॉन ने इसकी खोज करी थी और ये मस्की नदी के तट पे स्थित है जो कि तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है। आप अगर इंस्क्रिप्शन देखना चाहें तो ये इंस्क्रिप्शन है, शायद आप समझ पाएँ या पढ़ पाएँ तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ द नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। कि वो फ्रेंच ज्वेलर कौन है जो कम से कम 6 बार आया था भारत में मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड का मतलब ये 1630 से लेकर 1630 के आसपास की बात है, 6 बार आया था। तो ये हैं, अगर मैं नाम पढ़ पाऊँ ऐसे नाम क्या पढ़ूंगा, जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर, ये इनका नाम है अगर प्रोनाउंसिएशन सारी सही है तो ये आए थे 6 बार। और ये माना जाता है कि यहाँ पे इंडिया क्या करने आते थे भाई, ज्वेलर थे। तो ये जो जेम स्टोन्स हैं या फिर हीरे जवाहरात जो ऐसे चीज़ें होती हैं उनको यहाँ से खरीद के लेकर के जाते थे, वहाँ पे बेचते थे अपने देश में। और कहा जाता था बहुत पारखी नज़र के थे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे जो स्टोन्स होते थे उनको बहुत एक नज़र में पहचान लेते थे, साथ ही साथ मोल भाव भी बहुत अच्छा करते हैं ताकि कम से कम कीमत पे ले जाएँ और विदेशों में महंगी कीमत पे बेचें। आखिरी सवाल पे आते हैं कि इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है जिसे। तो भाई सती प्रथा का उन्मूलन अभी मैंने आपको बताया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ख़त्म हुई थी सती प्रथा, अंग्रेजों ने ख़त्म करी थी। और इसके लिए जो लेख लिखेगा कौन लिखेगा, उनके द्वारा स्थापित जो समाज है मतलब ब्रह्म समाज। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो हरिजन सेवक संघ है इसको
महात्मा गांधी ने फाउंड किया था? और सत्य शोधक समाज तो मैंने आपको बता ही दिया अभी पिछले क्वेश्चन में किसने। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो माननीय काशीराम ने इसको फाउंड किया था। तो ब्रह्म समाज को ये श्रेय जाता है। तो ये थे टॉप के 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये समझ में आए हैं और मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, इस तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सारे जो करंट अफेयर हैं और जो इस तरह के आपके जीए के टॉपिक्स हैं करा दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और एक्स्ट्रा जानकारी देता चलूँगा, ताकि अगली बार जब एग्जाम में घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर पाएँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।